हेलो फ्रेंड्स। हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए बीपीएससी क्लास नोट्स देख रहे थे ज्योग्राफी का। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कर लिया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है नर्मदा नदी तंत्र। यह नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच उपस्थित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है तथा अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक की पहाड़ी है और यह नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्रमुख जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार या भेड़ाघाट जलप्रपात कहा जाता है। इस पर प्रमुख सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और इसके अतिरिक्त इस नदी पर महेश्वर, ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर और बरगी बांध भी निर्मित किए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग जाने तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार मैकाल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। इसका मुख्य प्रवाह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों में विस्तृत है। इस पर बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर बांध बनाए गए हैं। इस पर बसे प्रमुख नगर हैं जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर और भरूच। नदी का मुहाना है खंबात की खाड़ी, गुजरात में गिरती है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है और यह भारत की प्रमुख पश्चिम मुखी नदियों में से एक है और नर्मदा घाटी को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। इसकी दाहिनी सहायक नदियां सक्कर, करजन, गोई और हिरन। इसकी बाएं सहायक नदियां हैं बर्नर, बंजर, शेर, सक्कर, तवा, छोटी तवा, खिरकिया, बोरल और करजन। और दाहिनी सहायक नदी है जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा हिरन, वरना, कोलार, चोरल, मान और उड़सांग। उसके बाद है तापी नदी तंत्र। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं बोरी, कोरडा और बरेली। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला मुल्ताई के पास बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला मुल्ताई के पास बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। बहाव का क्षेत्र यानी बेसिन एरिया लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर है और इसका प्रवाह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में बहती है। इसके इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं बुरहानपुर, भुसावल और सूरत और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी है यानी गुजरात में गिरती है। तापी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच उपस्थित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम या स्रोत सतपुड़ा की पहाड़ी है और यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा एस्चुअरी का निर्माण करती है। इस नदी पर उकाई जल परियोजना निर्मित की गई है जो कि एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उदाहरण है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं करुड़ा, गिरडा, बोरी और पांझरा। दाहिनी सहायक नदियां गोमाई, अरुणावती और अन्नेर। इसके बाद है दामोदर नदी तंत्र। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग जिला, झारखंड से होता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं बराकर, गोमिया, हूर, जमुनिया और करकरी और दाईं ओर से सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो और एजाजोर। इसकी लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है। यह छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग जिला, झारखंड से निकलती है। इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के थोड़े से भाग में प्रवाहित होती है। इस पर बने बांध है तिलैया, कनार, मैथन और पंचेत, दुर्गापुर बैराज और इसके प्रमुख नगर है यानी इस पर प्रमुख नगर जो बसे हैं वो है धनबाद, आसनसोल और दुर्गापुर और इसका मुहाना है हुगली नदी में, पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आती है और दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह दामोदर घाटी में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास हेतु बनाई गई है। यह नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है और इस नदी का स्रोत पलामू हिल्स माना जाता है। यह नदी छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे पर उपस्थित
ब्रह्मस घाटी में प्रवाहित होती है और इस नदी का संगम हुगली नदी के साथ होता है। इस नदी में बाढ़ की बारंबारता अधिक होती है या ज्यादा होती है, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी और इस परियोजना के तहत तिलैया, पंचेत और तीनों घाट नामक प्रमुख बांध भी बनाए गए हैं। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं बराकर, कुनार, नुनिया और जमुनिया, और दाहिनी सहायक नदियां हैं साली। उसके बाद है यमुना नदी तंत्र। इसका उद्गम उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पर्वत श्रेणी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। बाईं ओर से सहायक नदियां टांस, गिरी, सिंध, बेतवा और केन, और दाहिनी सहायक नदियां हैं अस्सन, पब्बर, मारकंडा, हिंडन, रिनद और चंबल। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है और ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इस पर बसे महत्वपूर्ण नगर है दिल्ली, आगरा, इटावा और प्रयागराज। और इस पर जो प्रमुख बैराज बनाया गया है वो है हथनी कुंड बैराज, जो कि हरियाणा में बना है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और इस नदी का स्रोत बंदर पूंछ पर्वत के निकट उपस्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। प्रयागराज में यह नदी गंगा के साथ मिल जाती है और यह नदी पंजाब और हरियाणा के मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मालवा क्षेत्र में चंबल तथा यमुना नदियों के द्वारा अनालिका अपर्दन यानी गहरे व बड़ी नालियों द्वारा किया गया है, जिसके कारण निर्मित इस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हिंडन तथा सेंगर और दाहिनी सहायक नदियां चंबल, सिंध, ब्यास, ये बनास, बेतवा और केन। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून के बारे में। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ मौसम होता है। सबसे पहले अरब नाविकों और भूगोलवेत्ता जैसे अल मसूदी ने मानसूनी हवाओं का अध्ययन किया था। यह एक आवर्ती पवन है जो मौसम विज्ञान में मानसून का संबंध मौसम में परिवर्तन के अनुसार पवन की दिशा में पूर्ण व्युत्क्रम से है। यह केवल भारी वर्षा की एक समय अवधि नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल जलवायु क्रिया है, जिसका सीधा संबंध स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल की अंतःक्रिया से है। अब हम देखते हैं मानसून की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय मानसून अपनी विशिष्ट भौगोलिक और मौसमी प्रकृति के लिए जाना जाता है। भारत में वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी पवनों द्वारा एक निश्चित मौसम में होती है। अधिकांश वर्षा यानी लगभग 75 से 80% बारिश ग्रीष्म ऋतु के अंत में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। भारत में शुष्क ऋतु शीत ऋतु मुख्य रूप से शुष्क होती है कुछ अपवादों को छोड़कर, और वर्षा के वितरण में भारी प्रादेशिक असमानता भी पाई जाती है। भारत में प्रवेश करने वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ जैसे कलकत्ता से पटना, दिल्ली की ओर जाने पर कम होती जाती है। जहां मेघालय के मासिन राम में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में यह 15 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है। भारत का मानसून यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं जैसे पर्वतों की स्थिति, हिमालय और अरावली से गहराई से प्रभावित होता है और मौसम में परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा 180 डिग्री तक पलट जाती है। अब हम लोग देखते हैं मानसून की प्रकृति या स्वभाव। भारतीय मानसून अपने स्वभाव से ही अनिश्चित एवं अनियमित है। मानसून के आगमन और वापसी का समय अक्सर बदलता रहता है। जब मानसून आता है तो अचानक भारी बादलों की गरज और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है और इसे मानसून का प्रस्फुट या ब्रस्ट कहते हैं। मानसून काल के दौरान कई बार लगातार कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक वर्षा रुक जाती है, जिसे मानसूनी विच्छेद कहा जाता है। इसका संबंध अल नीनो या इंडियन ओशियन डाइपोल जैसी वैश्विक जलवायु घटनाओं से भी होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख शास्त्रीय सिद्धांत है तापीय सिद्धांत। यह सिद्धांत एडमंड हैली ने 1686 में प्रस्तुत किया था। हैली के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल खंड एवं जलीय भाग के ऊष्मण की प्रक्रिया में अंतर का सीधा परिणाम है, यानी स्थल जल की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके बाद है ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिम मानसून। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं। इसका क्रियाविधि इस प्रकार है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तर की ओर या उत्तरायण स्थानांतरित होती हैं। इसके बाद या इसके कारण एशिया का विशाल भूभाग तिब्बत के पठार को शामिल करते हुए जलीय भाग हिंद महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो जाता है।
तीव्र ऊष्मण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़े पैमाने पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उच्च वायु दाब का विकास होता है। पौने उच्च वायु दाब यानी हिंद महासागर से निम्न वायु दाब भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। ये पौने विषुवत रेखा को पार करके हिंद महासागर के ऊपर से बहती हैं, जिससे वे भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। कोरियोलिस बल या फेरल का नियम। तो विषुवत रेखा पार करने के बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पौने अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी पश्चिमी दिशा धारण कर लेती हैं। आर्द्रता से भरी ये पौने जब भारत में प्रवेश करती हैं तो यहाँ भारी वर्षा करवाती हैं। उसके बाद है शीतकालीन मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के ठीक विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध सूर्य से और उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है, यानी सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। यही कारण है कि विशाल एशियन महाद्वीप शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और सेंट्रल एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ठंडी हवाओं के कारण उच्च वायुदाब की दशा विकसित होती है। जबकि इसकी तुलना में हिंद महासागर का तापमान अधिक होने से वहां निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। दाब प्रवणता में व्युत्क्रमण होने के परिणाम स्वरूप शुष्क ठंडी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। चूंकि ये स्थल जल की ओर चलती है, इसलिए ये मूलतः शुष्क होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में शीतकालीन वर्षा। यद्यपि भारत में शीत ऋतु मुख्यतः शुष्क होती है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इस समय भी वर्षा होती है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों इत्यादि के लिए अत्यंत लाभदायक या अमृत समान होती है। शीत ऋतु में वर्षा के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि लौटता हुआ मानसून कहलाता है, और दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी पूर्वी मानसून शीत ऋतु में यह मानसून मुख्य रूप से कोरोमंडल तट यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है। जब लौटते हुए मानसून की शुष्क पौने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे वहां से पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और नमी युक्त ये हवाएं जब पूर्वी घाट से टकराती हैं, तो शीतकाल में दक्षिण भारत के इन तटों पर वर्षा करवाती हैं। उसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ। तो इसके कारण शीत ऋतु में उत्तर व उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में। उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली इस विशेष वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसका निर्माण शीत ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर होता है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर से भी अतिरिक्त नमी प्राप्त करता है और यह पश्चिमी विक्षोभ क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में चलने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह द्वारा धकेला जाता है और यह जेट प्रवाह इस चक्रवात को पश्चिम से पूर्व की तरफ गति प्रदान करता है, जिससे यह ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश प्रवेश कर वर्षा करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के मानसून की शाखाएं। भारतीय मानसून जब मुख्य भूमि में प्रवेश करता है तो भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण यह मुख्य रूप से दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला है भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा और दूसरा है मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहले हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा के बारे में। तो यह शाखा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में यह शाखा अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि अरब सागर का आकार बड़ा है और यह हवाएं बिना किसी बड़ी बाधा के सीधे भारतीय उपमहाद्वीप से टकराती हैं और आगे चलकर यह अरब सागर की शाखा तीन उप शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली उप शाखा है पश्चिमी घाट शाखा। यह उप शाखा सीधे पश्चिमी घाट से टकराती है, इसके कारण पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट से टकराकर होने वाली इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पवन सम्मुख होने के कारण 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि इसके ठीक विपरीत पूर्वी ढाल जैसे विदर्भ और उत्तरी कर्नाटक वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरी उपशाखा यानी नर्मदा तापी शाखा। यह शाखा नर्मदा और तापी नदियों के समानांतर प्रवाहित होते हुए मध्य और उत्तर भारत में प्रवेश करती है। यह हवाएं विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बनी ब्रंश घाटियों के माध्यम से बिना किसी बड़ी रुकावट के भारत के आंतरिक हिस्सों यानी छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाती हैं और वहां अच्छी वर्षा कराती हैं। तीसरी उपशाखा है अरावली शाखा। यह उपशाखा राजस्थान में अरावली पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है।
चूंकि अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध नहीं डालती, बल्कि उनके समानांतर में स्थित है, इसलिए ये पवनें बिना ऊपर उठे यानी बिना संघनन के सीधे आगे निकल जाती हैं। यही मुख्य कारण है कि राजस्थान का बड़ा हिस्सा यानी थार मरुस्थल वृष्टि छाया क्षेत्र न होने के बावजूद सूखा रह जाता है। उसके बाद है दूसरा यानी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से नमी ग्रहण करते हुए भारत में प्रवेश करती है, उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। यह शाखा भी मुख्य रूप से तीन उप शाखाओं में होकर प्रवाहित होती है। पहली उप शाखा है पूर्वोत्तर भारत शाखा। यह उप शाखा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है और वहां भारी वर्षा कराती है। यह शाखा मेघालय की कीपाकार, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में फंसकर ऊपर उठती हैं। इसी कारण मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। दूसरी उपशाखा है हिमालय या गंगा के मैदान की शाखा। तो यह उपशाखा हिमालय के समानांतर पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे जैसे यह शाखा पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। म्यांमार की अराकान यूमा पर्वतमाला और हिमालय इन हवाओं को पश्चिम की ओर यानी गंगा के मैदान में मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। कलकत्ता से पटना, प्रयागराज और दिल्ली की ओर बढ़ने पर इन हवाओं की नमी घटती जाती है, जिससे वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती है। और तीसरी उपशाखा है दक्षिण पूर्व एशिया शाखा। यह उपशाखा भारत से बाहर म्यांमार तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ प्रवाहित हो जाती है। भारत के मानसून की ये दो शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के विशाल मैदान में अंततः एक दूसरे से मिल जाती है। इनका मुख्य अभिसरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास होता है। भारत में अरब सागर की शाखा के द्वारा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अधिक वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल मानसूनी वर्षा का लगभग 65% हिस्सा अरब सागर की शाखा से और शेष 35% हिस्सा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। मानसून की उत्पत्ति और उसके प्रवाह को एक प्रमुख मौसमी घटना गहराई से प्रभावित करती है। पहला है आईटीसी जेड का स्थानांतरण। जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के भूभाग पर अत्यधिक गर्म होने के कारण एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसी समय 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तरी ओर स्थानांतरण होता है। यह विशाल निम्न वायुदाब का गर्त दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींचता है और जब ये पवनें विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। उसके बाद है जेट स्ट्रीम तथा भारतीय मानसून। भारतीय मानसून एक अत्यंत जटिल प्रणाली है जिसे क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, इनको गहराई से प्रभावित करती हैं। और मुख्य रूप से दो प्रकार के जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को नियंत्रित करती हैं। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय यानी पछुआ जेट प्रवाह। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में प्रवाहित होती है और सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति में देखें तो यह लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 40 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रवाहित होती है और ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण यह उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाती है, यानी हिमालय के उत्तर में तिब्बत की ओर खिसक जाती है। शीत ऋतु की स्थिति देखें तो इस समय इसकी ऊंचाई घटकर 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है और यह 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है। शीतकाल में दक्षिण की तरफ स्थानांतरित होती है और शीत ऋतु में यह उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय एवं तिब्बत के पठार से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा हिमालय के उत्तर की ओर यानी तिब्बत के ऊपर प्रवाहित होती है और दूसरी शाखा यानी दक्षिणी शाखा यह हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के विशाल मैदान की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस दक्षिणी शाखा के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में एक प्रति चक्रवातीय दशा विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं और इन्हीं पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून का वापस लौटना कहा जाता है। यही पछुआ जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ को भारत लेकर आती है, जिससे शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है। उसके दूसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम तथा भारतीय मानसून। यह जेट स्ट्रीम पूर्णतः ग्रीष्मकालीन परिघटना है और भारतीय मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फुट
यह भ्रष्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार एक विशाल ऊष्मा के स्रोत की तरह कार्य करता है और तीव्र तापन के कारण यह निम्न वायुदाब बन जाता है। तिब्बत के पठार के इसी तापीय प्रभाव के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का जन्म होता है और यह जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास मस्करी बेसिन में उतरती है, जिससे वहां उच्च वायुदाब अत्यंत मजबूत हो जाता है। यह मस्करी उच्च दाब मजबूत दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को भारत की ओर धकेलता है, जिससे भारत का मानसून अत्यंत मजबूत होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल नीनो तथा भारतीय मानसून। अल नीनो प्रशांत महासागर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौसमी घटना है, जिसका भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल नीनो का परिचय। तो यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है। यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समानांतर प्रवाहित होती है और यह घटना सामान्यतः प्रत्येक 3 से 5 वर्ष के पश्चात उत्पन्न होती है। इसे ब्लेस्ड चाइल्ड या यीशु का बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर क्रिसमस के आसपास पेरू तट पर प्रकट होती है। इसके कारण प्रशांत महासागर का वायुमंडलीय परिसंचरण उल्टा या व्युत्क्रमित हो जाता है। सामान्य वर्ष की दशा में देखें तो सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के पास निम्न वायुदाब, निम्न दाब और पेरू के पास उच्च दाब रहता है, जिससे पौने पेरू से ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी सनमार्गी पवन की ओर चलती है, जिसे दक्षिणी दोलन भी कहते हैं। और अल नीनो वर्ष के रूप में के बारे में जाने तो इसमें पेरू का तट अत्यधिक गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब बन जाता है, जिससे पवनों की दशा उलट जाती है। अब हम देखते हैं भारत के मानसून पर अल नीनो का प्रभाव। भारत के मानसून के लिए अल नीनो का प्रभाव नकारात्मक है। इसके कारण भारत का मानसून कमजोर हो जाता है तथा भारतीय उपमहाद्वीप को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। मानसून कमजोर होने और वर्षा न होने के कारण भारत में हीट वेव का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल नीनो का वैश्विक प्रभाव। प्रशांत महासागर में वायु परिसंचरण उल्टा हो जाता है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, किंतु पेरू तथा यूएसए में भारी वर्षा होती है। महासागरीय जल के अचानक गर्म होने से वहां का सागरीय परिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर अल नीनो। जब कभी अल नीनो के प्रभाव के कारण विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है, तो इस भयंकर स्थिति को सुपर अल नीनो कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ला नीना। ला नीना अल नीनो के ठीक विपरीत मौसमी दशा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वरदान साबित होती है। यह एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है। यह अल नीनो के पश्चात पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास पैदा होती है। इसके कारण प्रशांत महासागर का वायुमंडलीय परिसंचरण पुनः संतुलित हो जाता है और ला नीना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में भारी वर्षा होती है, अर्थात यह भारतीय मानसून को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। जब कभी ला नीना का प्रभाव लगातार 2 वर्ष तक बना रहता है, तो इसे डबल डीप ला नीना कहा जाता है। जब कभी इसका प्रभाव लगातार 3 वर्ष तक देखा जाता है, तो इसे ट्रिपल डीप ला नीना कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव। हिंद महासागरीय द्विध्रुव एक महासागरीय वायुमंडलीय परिघटना है, जिसका सीधा संबंध हिंद महासागर के जल के तापन से है। इसके अंतर्गत हिंद महासागर में 2 विपरीत ध्रुवों का निर्माण होता है। ये दोनों ध्रुव स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक ध्रुव गर्म तो दूसरा ध्रुव अनिवार्य रूप से ठंडा होता है। इसके मुख्य 2 चरण होते हैं। पहला है सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव। तो इसमें पश्चिमी हिंद महासागर यानी अफ्रीका का तट या अरब सागर का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया के पास का जल ठंडा हो जाता है। हवाएं पूर्व से पश्चिम यानी दक्षिणी सन्मार्गी पवन की ओर चलने लगती हैं। दूसरा है नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव। इसमें स्थिति उलट जाती है, पूर्वी हिंद महासागर का जल गर्म हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंद महासागर का जल शीतल हो जाता है। हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती हैं और यह दशा भारत के लिए अनुकूल नहीं है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क मौसम की दशा यानी सूखा उत्पन्न होती है और ऑस्ट्रेलिया पर प्रभाव देखें तो इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा यानी बादल निर्माण होती है। इसमें हम लोग देखें तो इस सकारात्मक दशा के कारण भारत में अच्छी वर्षा यानी बादल निर्माण होती है और इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया में शुष्क मौसम या सूखे की स्थिति रहता है। आगे हम लोग देखें भारत के मानसून का आगमन और वापस लौटना। तो भारतीय मानसून का विस्तार पूरे देश में क्रमिक रूप से होता है। इसमें पहला है मानसून का आगमन। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यानी भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है यानी 25 मई को। और 1 जून को केरल के तट यानी मालाबार तट पर मुख्य भूमि पर मानसून का प्रवेश होता है। 5 जून को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र में मानसून प्रवेश करता है। और 10 जून को मुंबई, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश होता है। और 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों में मानसून प्रवेश करता है। और 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश होता है। 15 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान यानी थार मरुस्थल, यहाँ मानसून सबसे अंत में पहुंचता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अंडमान में मई के अंतिम सप्ताह में पहुंच जाती है, जबकि अरब सागर की शाखा 1 जून के आसपास केरल से टकराती है। उसके बाद है मानसून का वापस लौटना। सितंबर के मध्य मानसून उसी क्रमिक रूप से वापस लौटना शुरू करता है, यानी 15 सितंबर को उत्तर पश्चिमी भारत यानी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान से वापसी की शुरुआत होती है। और 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वापसी हो जाती है। 15 अक्टूबर को मध्य भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों से वापसी हो जाती है। और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दक्षिण भारत यानी कर्नाटक, तमिलनाडु की ओर मानसून की वापसी हो जाती है। और 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सुदूर दक्षिण और भारतीय भूभाग से मानसून की पूर्ण वापसी हो जाती है। मानसून का लौटना एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सूर्य के दक्षिणायन होने की ओर खिसकने और उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब बनने के कारण होती है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय मानसून का प्रस्फोट। भारतीय मानसून का प्रस्फोट भारतीय जलवायु की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उग्र मौसमी घटना है, जिसका सीधा संबंध थार मरुस्थल के तापन से है। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होती है। अत्यधिक सूर्यातप के कारण थार का मरुस्थल अत्यंत गर्म हो जाता है। और मरुस्थल के गर्म होने के कारण उत्तर भारत में एक अत्यंत मजबूत निम्न वायुदाब निर्मित हो जाता है। यह मजबूत निम्न वायुदाब विषुवत रेखा के पार से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को तेजी से अपनी ओर खींचता है, जो कि मानसून के प्रस्फोट का मुख्य कारण बनता है। थार के मरुस्थल का गर्म होना एक मजबूत मानसून का संकेत है। जब मानसूनी पवनें केरल तट से टकराती हैं, तो अचानक भारी बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इसे ही मानसून का प्रस्फोट या ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। तो व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण विश्व में सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। वनस्पतियां जलवायु की सूचक होती हैं और कोपेन ने वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से 2 चरों का प्रयोग किया है। पहला है औसत वार्षिक तापमान और दूसरा है औसत वार्षिक वर्षा। विश्व की प्रमुख जलवायु ए से ई तक दर्शाया गया है, यानी कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में बांटा है। ए प्रकार की जलवायु, इसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इनका औसत तापमान 17 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बी प्रकार की जलवायु में मरुस्थलीय तथा शुष्क जलवायु आती है। सी प्रकार की जलवायु में समशीतोष्ण जलवायु आती है। और डी प्रकार की जलवायु में सूक्ष्म तापीय जलवायु आती है। और ई प्रकार की जलवायु में ध्रुवीय जलवायु आती है। सबसे पहले हम देखते हैं ए प्रकार की जलवायु का उप विभाजन। औसत वार्षिक में क्षेत्रीय और स्थानीय विविधता। अंग्रेजी के छोटे अक्षर का प्रयोग वर्षा के ऋतु को दर्शाने के लिए किया जाता है। ए प्रकार के मुख्य उपभाग हैं, यानी ए एफ से विषुवत रेखीय जलवायु इन पूरे वर्ष वर्षा। ए डब्ल्यू से सवाना प्रकार की जलवायु यानी शीत ऋतु शुष्क। ए एस से स्टेपी प्रकार की जलवायु यानी कोपेन के वास्तविक वर्गीकरण में ए एस ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहने वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जबकि स्टेपी बी एस होती है। हालांकि आपके नोट्स में हूबहू ढांचे को यहाँ सुरक्षित रखा गया है। और ए एम मानसूनी प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी प्रकार की जलवायु का उप विभाजन। तो बी प्रकार की जलवायु यानी शुष्क को वाष्पीकरण और वर्षण के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ध शुष्क और दूसरा है शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क को बी एस यानी और शुष्क प्रदेश को बी डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। बी एस को तापमान के आधार पर इनका पुनः विभाजन किया जाता है। पहला है गर्म और दूसरा ठंडा। वर्षा की प्रकृति के आधार पर अंतिम विभाजन बी एस एच डब्ल्यू यानी शीत ऋतु शुष्क और बी एस एच एस यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क। और शीतल में देखें तो वर्षा की प्रकृति के आधार पर अंतिम विभाजन होता है, यानी बी एस के। उसके बाद शुष्क प्रदेश में हम लोग देखें तो इसे भी गर्म यानी बी डब्ल्यू एच और शीतल यानी बी डब्ल्यू के में बांटा गया है। बी डब्ल्यू एच को वर्षा की प्रकृति के आधार पर अंतिम विभाजन में देखें तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू
और BWHS। और BWK को देखें तो वर्षा की प्रकृति के आधार पर इसका अंतिम विभाजन BWKW और BWKS से विभाजित किया गया है, यह दर्शाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें सी प्रकार यानी समशीतोष्ण का उप विभाजन। तो CF से पूरे वर्ष वर्षा को दर्शाया जाता है, CW से शुष्क शीत ऋतु को दर्शाया जाता है, और CS से शुष्क ग्रीष्म ऋतु को दर्शाया जाता है या भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शाया जाता है। डी प्रकार सूक्ष्म तापीय का उप विभाजन। तो DF से पूरे वर्ष वर्षा और DW से शीत ऋतु शुष्क को दर्शाया जाता है। अब है ई प्रकार ध्रुवीय का उप विभाजन। तो ET से टुंड्रा जलवायु, EF से हिमटोपीय जलवायु या अस्थायी बर्फ। अक्षांशों में यानी उच्च अक्षांशों में D और E जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे अक्सर DFC से दर्शाया जाता